हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। आज जो है फ्रेंड्स, हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण का वायुमंडल के संगठन और उसके परत लेयर के बारे में पढ़ेंगे और उससे होने वाले प्रदूषण, वायु में होने वाले प्रदूषण के बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो आज का जो चैप्टर है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर ना भी हो तब भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले वायुमंडल के संगठन के बारे में जानते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके जो है वायुमंडल का संगठन हुआ है। तो सबसे पहले जो गैस आती है नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक है हमारे वायुमंडल में, कितना है तो ये 78.8% है। कुल का जितना भी वायुमंडल में गैस है 78.8% है। तो थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो है 128 किलोमीटर की दूरी तक ऊपर तक जो है ये मिलता है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसकी मात्रा इतनी ना होती, ऑक्सीजन की वैसे कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है तो 20.95% है। तो अगर हम एक दूसरे को अदल बदल कर दें तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ तनिक देर में जल जाएगी। तो ये जो है जलने से बचाती है, नाइट्रोजन जलने से बचाता है और ऑक्सीजन जो होता है उसको जलने में मदद करता है। तो 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन का काम क्या होता है तो नाइट्रोजन जो है पौधों में प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो एक क्वेश्चन हमसे ये भी एक बार पूछा गया था, तो जो पेड़ पौधे होते हैं क्या नाइट्रोजन सीधे तौर पे ले लेते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, तब जाके वो पौधे प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजन होता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदलने के बाद जो है पौधे इसे अपने उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा। और इसके बाद जो है ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन की हमने मात्रा बताई कि 20.95% जो है ऑक्सीजन होता है और इसको हम देखें तो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मिलता है। लेकिन जो है 64 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन जो है 16 किलोमीटर तक ही अच्छी मात्रा में मिलता है, उसके बाद में तो बहुत ही जो है कम मात्राओं में मिलता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, लेकिन इसका विस्तार है 64 किलोमीटर तक, तो हम याद रखेंगे। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट है तो हम याद रखेंगे 0.04%। तो ये जो कार्बन गैस जो है ये क्या हमारे लिए हानिकारक है? तो हम याद रखेंगे कार्बन हानिकारक हो ही नहीं सकती है, इसके बिना तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। अगर ये ना रहा तो पेड़ पौधे कहाँ से रहेंगे? पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? तो क्यों कहा जाता है कि कार्बन जो है हमारे वैश्विक तापमान को बढ़ावा देता है, हमारे लिए नुकसानदायक है? फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक नहीं है। इसकी मात्रा जितनी मात्रा होनी चाहिए उसमें अगर वृद्धि होती है तो ये जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। वैश्विक तापमान अभी हम आगे पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जान के कि किस तरीके से प्रेशर जो है बना के रखा गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो कार्बन जो है बहुत भारी गैस होती है, इसलिए ये निचली परतों में पाया जाता है। ये जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं, अपना श्वसन क्रिया इसी से संपन्न करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और चूंकि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो आर्गन है 0.093% है। कितना है? 93% है।
इसी तरीके से नियान कितना है, तो 0.002% है। इसके बाद भी कई सारी गैसें आती हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में आती है। 99% गैसें तो 2 ही गैस मिलके कंप्लीट कर लेती हैं, कौन कौन सा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम इनके संगठन के बारे में हम लोग जाने कि कितना कितना जो है, किसका कितना % है जो मिलके बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इन लेयर के बारे में, कौन कौन सी लेयर हैं और किनकी क्या खासियत रही है, ये इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो जीरो से लेके ये इसको आप ध्रुव मानिए, इसको आप ध्रुव मानिए और इसको आप विषुवत मानिए, विषुवत रेखा मानिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 0 मतलब ध्रुवों पर कितना होती है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर होता है। इसका रीज़न भी है कि क्यों यहाँ पे जो है 8 किलोमीटर तक और यहाँ पे 18। ऐसा नहीं है कि इसको किसी ने निर्धारित कर दिया है और ऐसे ही बन गया है। इसका भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर इसको जो है अलग अलग बनाया गया है। तो इस तरीके से हम जानेंगे। 8 किलोमीटर है वो 18 किलोमीटर तक है। अगर आपको इतना अलग अलग नहीं याद करना है तो एवरेज में आप याद कर सकते हैं। 13 से क्षोभ मंडल की ऊंचाई हमसे कोई पूछता है तो एवरेज में हम 13 से 15 किलोमीटर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम याद रख सकते हैं, अलग अलग आपको ना याद हो तो। अगर ज़्यादा याद करते तो अच्छा है। हम फिलहाल 0 से लेके पीसेस लेवल तक का हम कवर कराएंगे ताकि छोटे मोटे एग्जाम का तो कवर हो ही, स्टेट पीसेस तक का भी कवर हो, कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, अब इसका क्या खासियत होता है, तो क्षोभ मंडल में फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमने ये नहीं बताया कि ये यहाँ पे 8 किलोमीटर क्यों होता है, यहाँ पर 18 किलोमीटर क्यों होता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ध्रुव होता है वहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है और ठंडा प्रदेश होने के कारण जो वायु संघनन होकर नीचे की ओर गिरती है, जिसकी वजह से ये जो है 8 किलोमीटर तक है। इसके अलावा जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इस वजह से भी आकर्षण में आके जो गैस होती हैं वो यहाँ पे कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। और ये जो है इसका ये कितना टेम्परेचर तक है, तो -45 डिग्री, कितना है, -45 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है। और इसको आप याद रखें तो ये जो होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि इसका एक सामान्य सा गुण है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊंचाई के साथ तापमान में कमी मिलेगी। अगर किसी कारणवश जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि मिलती है तो उसको हम तापीय विलोमता कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तापीय विलोमता कहेंगे, विलोमता कहेंगे। तो इसको हम याद रखेंगे। और ये ध्यान देने वाली बात ये है कि क्षोभ मंडल में ही ऊंचाई बढ़ने के साथ अगर तापमान हमें मिलता है तो ही तापीय विलोमता कहा जाता है। अदर में अगर स्पेयर में, अगर लेयर में जो अदर हैं, अदर लेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हो, कमी हो, किसी को तापीय विलोमता नहीं कहा जाता है। आप याद रखिएगा, ओनली क्षोभ मंडल में तापीय विलोमता होता है। और ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सुने होंगे आमतौर पे अपने घर पे भी कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है तो कहते हैं कि बारिश होगी। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ना क्लोरोफ्लोरो गैस और ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यही जिम्मेदार हैं, बल्कि जो जल वाष्प है ये भी जिम्मेदार होता है। लेकिन ये इतना परिवर्तनात्मक तरीके से इसका इफेक्ट होता है कि हम आपको क्या बताएं, जैसे कि हमने कहा कि
जब बारिश होने वाली होती है तो गर्मी फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब बादल होगा तो किरणें जो हमारी आई होंगी वो विकिरण होके वापस जा ही नहीं पाएंगी, दोबारा से पृथ्वी पर आ जाएंगी। तो जब दोबारा से आएंगी तो गर्मी हमें ज़्यादा फील होगा। तो इस तरीके से तापीय विलोमता हो जाएगा, इस कारण से तापीय विलोमता हो जाएगा। वैसे तो इसका सामान्य सा गुण क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होगा, और कितना कमी होगा तो आप देख सकते हैं -80 डिग्री विषुवत रेखा पे और -45 डिग्री जो है ध्रुवों पर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि मिली तो तापीय विलोमता कहेंगे। और ये हम बताए थे रीजन कि जलवाष्प वगैरह जो है बादल उदल बनने के दौरान ऐसा हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और भी रीजन हो सकता है। तो ज़्यादा इसको ना खींचें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा समताप मंडल है। और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8 से लेके 50 किलोमीटर तक है। कितना है? 50 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा इसके हम ताप की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ये तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ की बात अलग थी, यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रहेगा। अब समझते हैं 0 कैसे रहेगा। फ्रेंड्स, समताप मंडल में केवल समताप मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है। ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है 12 से लगभग 35 किलोमीटर, 12 से लेके 35 किलोमीटर तक जो है ओजोन परत पाया जाता है। अब इस ओजोन परत के कारण ही हम जानते हैं ओजोन परत जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर ये पृथ्वी पर आती है तो श्वास संबंधी और त्वचा संबंधी कई सारी बीमारियां क्रिएट कर सकती है, लेकिन ये हमारा जो है कवच का काम करती है ओजोन परत। कैसे? हम जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट 2 एंड अल्ट्रावायलेट 3। यानी कि जो ए टाइप की होती हैं वो तो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, और जो बी होती हैं वो खतरनाक हैं, और जो सी टाइप की होती हैं वो हमारे लिए घातक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो सी है वो कभी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन बी तो पहुंचता है, पराबैंगनी की किरणें। और लेकिन इससे हमें कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है। तो ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है, और पराबैंगनी किरणों से हमें कैंसर वगैरह त्वचा रोग हो सकता है। तो ये एक कवच का काम करता है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो समताप मंडल में है, और कितना है? 12 से 35 किलोमीटर तक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे ये बहुत ही शांत वातावरण है। शांत वातावरण का मतलब जितना भी आंधी तूफान जो भी होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान वर्षा जितना भी कुछ होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, जबकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल शांत होता है, और इसी शांत रहने की वजह से यहाँ पे कहा जाता है वायु कौन सा ऐसा परत है जिसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श अवस्था पाई जाती है। तो हम याद रखेंगे समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। तो हम याद रखेंगे इसमें इतनी सी बात कि ये जो है 8 से 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार रहा है। उधर याद करेंगे तो 18 से, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 15 से लगभग 15 से 50 किलोमीटर जो है समताप मंडल का विस्तार है। यहाँ पे कोई भी जो है वातावरण में हलचल नहीं होता है, शांत एटमॉस्फेयर है। तो हम इसको याद रखेंगे। अब ये जो है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर जो है हमारा मध्य मंडल पाया जाता है। कौन सा? 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल पाया जाता है। और मध्य मंडल में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें हम एक चीज़ और भी बता दें कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस क्यों हो जा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस क्यों हो जा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं पराबैंगनी की जो किरणें हैं वो ओजोन परत सोख लेती हैं, जिसकी वजह से जो है ये
जो है एटमॉस्फेयर इस लेयर की गर्म रहती है। लेकिन इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप में वृद्धि मिलेगी। लेकिन आप कभी भी गलती मत करिएगा कि इसको हम तापीय विलोमता कहेंगे। तापीय विलोमता सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसका कितना है, तो इसमें फिर क्या होता है, तापमान में कमी मिलती है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे तापमान हो जाता है। इस तरीके से रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? चमकने वाले बादल मिलते हैं इसमें। और इसमें जितना भी बारिश होता है, जितना भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो समताप में, यहाँ पे वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, इसमें चमकने वाले बादल। और इसी तरीके से 80 से लेके 640 ये किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा, यूनिट ध्यान रखना चाहिए। 640 किलोमीटर जो है ये इसका ऊंचाई है। और क्या होता है इसमें आयनीकरण होता है। और इसकी हम बात करें तो ये जो है 1000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाता है। इसी तरीके से जो है बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल में तो पूरा ब्रह्मांड ही अब आ जाता है और इसमें तापमान बढ़ता ही जाएगा। हालांकि हमें फील नहीं होगा लेकिन बढ़ता ही जाएगा। और जितना भी हमारा सैटेलाइट वगैरह लगाई जाती हैं वो जो है बहिर्मंडल में आयनमंडल में होता है। जो सैटेलाइट वगैरह जो लगाई जाती हैं वो कहाँ लगाई जाती हैं, तो हम याद रखेंगे कहाँ, आयनमंडल में। तो ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं ऑप्शन के तरीके से। मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं और जो है वायुयान की आदर्श उड़ाने की दशा किस में पाई जाती है, तो समताप में। सैटेलाइट वगैरह किस में छोड़े जाते हैं, तो आयनमंडल में। और इसकी ये पूछी जाती है कि किसका कहाँ तक विस्तार रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको कॉमन रूप से याद ही होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो इंग्लिश है वो हमें बिल्कुल याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश आप याद नहीं कर सकते हैं तो उसमें आपको दे देगा ऑप्शन में स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि जो इंग्लिश है उसको हिंदी के रूप में लिख दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में आनी चाहिए। तो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब हम वैश्विक तापन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वैश्विक तापन किसको कहा जाता है? वैश्विक तापन, मान लीजिए सपोज करिए कि गर्मी का मौसम है और आपको जो है एक कार में धूप, चिमचिमाती धूप में आपको बंद कर दिया गया। अगर आपको बंद कर दिया जाए उसमें, तो क्या होगा कि सूर्य की किरणें उसमें जाएंगी तो, लेकिन वापस जा नहीं पाएंगी। जब सूर्य की किरणें आएंगी लेकिन ऊष्मा में तब्दील होने के बाद वापस नहीं जा पाएंगी, तो क्या होगा, वो आदमी जो होगा वो गर्मी के मारे बौखला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ रीजन है कि कुछ गैसों के द्वारा हम जो है कवर कर दिया जाता है, जो कि विकिरण नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम याद रखेंगे इसको हरित ग्रह प्रभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित ग्रह प्रभाव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक लंदन में जो था, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो है क्या है कि उनको हर वक्त गर्मी की नीड होती है। तो कांच का जो है घर बना के उसमें पौधों को उगाया गया। जब पौधों को उगाया गया तो क्या हुआ, उसमें पौधों को जब उगाया गया तो सूर्य की किरणें आती थी लेकिन वापस ऊष्मा में तब्दील होने के बाद जा ही नहीं पाती थी, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है गर्म रहता था और पौधा उग जाता था। तो उसी के नाम पे हरित ग्रह प्रभाव कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हम याद रखेंगे क्या ये वैश्विक तापन हमारे लिए खतरनाक है? जो हम जानते हैं कि ये वायुमंडल द्वारा होता है। अगर हरित ग्रह प्रभाव ना होता, हरित ग्रह प्रभाव हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसमें अत्यधिक वृद्धि करवाना नुकसानदायक है। क्योंकि मान लीजिए कि जो बुध ग्रह है वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, दिन में बहुत गर्मी और रात में बर्फीली हवाएं चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। जितनी किरणें
आती हैं उतनी वापस चली जाती हैं, कोई रोकता ही नहीं उनको, और ये रोकने का काम वायुमंडल करता है। तो हम जो बताए थे आपको, ये कार्बन जो है इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो है हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म रखने में भी सहायक है। अगर ऐसा नहीं रहा तो जीवन संभव ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। लेकिन इसमें अत्यधिक वृद्धि कर देना क्या होता है कि हमारे जो इकोसिस्टम है उसको खराब कर देता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। इससे हमारा जो है ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, जितने भी समुद्र के किनारे देश, नगर, शहर बसे हुए हैं, समुद्र पे हमारे बहुत ही आर्थिक चीज़ें डिपेंडेंट हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसके अलावा हमारा इकोसिस्टम भी सब खराब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ खराब होता है तो आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक चीज़ की क्षति होती है तो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और सब विनाश होता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब हम कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो वैश्विक तापन होता है, अब हम एक बात और भी हम आपको बता दें, जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत में 2 बड़े छेद हो चुके हैं अंटार्कटिका में। और ये किस गैसों से होता है, तो कई गैस हैं लेकिन इसमें CFC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। CFC गैसें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा, और ये निकलती कहाँ से हैं, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है और जितना भी मतलब ऐसे यंत्र हैं जिनसे CFC निकलती हैं, इनकी वजह से जो है ओजोन परत की हानि होती है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, अब हम कार्बन क्रेडिट पे आ जाते हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स क्या। अब जब सम्मेलन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल का जब सम्मेलन हुआ, तो उसके तहत कहा गया कि जो है इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। तो समझौता हुआ, और समझौता के दौरान ये कहा गया कि जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा सकते हैं कि एक सीमेंट कंपनी है और उसको कहा गया कि आपको जो है 100 टन कार्बन आपको उत्सर्जन करने का अलायंस दिया जाता है। और ये कौन करता है, तो एक कंपनी है, कौन सी, CF। तो फ्रेंड्स समझते हैं क्या था कि मान लीजिए एक सीमेंट कंपनी है और उसको जो है, जो कंपनी जो है उसको अलायंस दी है कितना, 100 टन कार्बन उत्सर्जन करने का उसे अलायंस दी है। और जब 100 टन का उत्सर्जन करने के लिए अलायंस दी है, तो मान लीजिए वो अच्छी तकनीक का यूज करके वो 80 टन ही जो है वो कार्बन खर्च करता है, 80 ही टन जो है कार्बन खर्च करता है। तो उसको क्या होगा कि 20 टन का जो है उसको एक क्रेडिट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, क्रेडिट। एक क्रेडिट ऐसा नहीं कि ऐसे दे दिया जाएगा, उसका परीक्षण करेगी वो कंपनी, परीक्षण के थ्रू जो है उसको प्रमाण पत्र दे देगी। अब इस प्रमाण पत्र का वो क्या करेगा, प्रमाण पत्र का मान लीजिए कि कोई ऐसी भी कंपनी रही जिसको 100 टन कार्बन खर्च करने के लिए अलायंस दिया गया था और वो 120 खर्च कर ली, तो वो 100 खर्च करके उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ और 120 में मान लीजिए उसका कंप्लीट होने वाला है, तो वो 100 ही खर्च करेगी। 20 तभी खर्च करेगी जब यहाँ से पैसा देके ये खरीद ले। तो इस तरीके से जो है इस पे रोक लगाया गया है कि जो ज़्यादा खर्च करेगा उसे जो है पैसे देना पड़ेगा। तो ऐसे रोक लगाया गया। इसके अलावा कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन टैक्स होता है कि मतलब वही बात हो गई, अगर जितना अलायंस दी गई है उससे अधिक अगर कोई खर्च करता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई देश है जो कोई अच्छी तकनीक जो है प्रयोग करके बना के किसी दूसरे देश को सौंप दिया गया और उसकी वजह से जो है कार्बन उत्सर्जन में बहुत ही कमी आई है। और जब कमी आई है तो इसका क्रेडिट जो है उसको उस देश को ना देकर
बल्कि उस देश को दिया जाएगा जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। तो इस चीज़ को भी समझेंगे। अब हम वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा जाएगा। वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि सारे प्रदूषण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वायु, जल, ध्वनि, मृदा, सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो जो है आप लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।